सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। हमें आज आप जान सकेंगे कर्ज की मै से क्या मिटेगी फाका मस्ती, क्या बनेगा नया पाकिस्तान या होगा IMF का राज। दीवाने बाला में अदना सियासतदान, बुज़दार सरकार पर खात्मे आला का रंग चढ़ने लगा। मरियम नवाज पार्लिमानी डेब्यू के लिए तैयार, फाटा की एहसासे महरूमी का हुआ खात्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब पता चला के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप सबके पसंदीदा और मेरे सीनियर्स मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। आज हम अब पता चला में बात करेंगे IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे की। जो कुछ कहा जा रहा है इसके बारे में, क्या वो सब सच है कि जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि मुल्क को बेच दिया गया, गिरवी रख दिया गया, इसमें कितनी हकीकत है, एक एक पहलू का हम जायजा लेंगे। इसके अलावा सेनेट में एक दफा फिर हंगामा आराइशी देखने में आई। सेनेटर फैसल जावेद तहरीक इंसाफ की तरफ से और मुशाहिदुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपस में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। क्यों हो रहा है, क्या कहा गया, ये कहानी भी हम आपको आज दिखाएंगे। और इसके अलावा हमने ये बात भी करनी है कि क्या बुज़दार साहब भी खादमे आला बनते जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर हैं, ये कहानी क्या है, इसमें कितनी हकीकत है। मरियम नवाज साहिबा पार्लियामेंट में आने के लिए बेताब हैं। और आखिर में फाटा की सीट्स को जो बढ़ाया गया है, इसके बाद जिस तरह कहा जा रहा है कि एहसास महरूमी खत्म हो जाएगा, इस वाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पाकिस्तान से मुआहिदा, इस पर कौन क्या कह रहा है, हकीकत क्या है, पाकिस्तान के फायदे में है, नुकसान में है, इसके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। IMF से हो गई हुकूमती डील, $6 अरब से होगी रेल फेल, आएगा मुआशी इस्तेहकाम या छाएगा महंगाई का तूफान। जो भी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान का है एक ही पैगाम। वज़ीर आज़म साहब, अवाम अब भी ना घबराएं तो फिर कब। अपोजिशन IMF से डील को कोई ढील देने को नहीं है तैयार। IMF से तय होने वाली शराइत पार्लियामेंट में पेश की जाएं। पीपल्स पार्टी ने अपनी शर्त पेश कर दी है। सयाने कहते हैं पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पहले बोलते हैं, फिर मजीद बोलते हैं, फिर बोलते ही चले जाते हैं। ये कभी उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। वज़ीर आज़म साहब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। बिला सोचे समझे बोलने की वज़ीर आज़म इमरान खान की ये आदत आज अपोजिशन को इन पर तनकीद का मौका दे रही है। लेकिन कल जो मुआहदा साइन किया है, मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब को खुशी कर दे। इमरान खान ने माजी में IMF और अमेरिका से भीख ना लेने का अज़्म कुछ यूं किया था। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। IMF से मुआहिदा तय पाया तो अपोजिशन ने ट्विटर पर हुकूमत पर यलगार कर दी। IMF से कर्जा लेने के बाद क्या पाकिस्तान की आज़ादी खतरे में पड़ गई? इसका जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतर और कौन दे सकता है। जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब बात कर लेते हैं असद खरल साहब, आप क्या देखते हैं जो जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि जनाब मुल्क को बेच दिया गया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, कुछ नहीं बचेगा, आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो 900 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई और उसके बाद वाकई देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है स्टॉक एक्सचेंज में। और क्या यही चीज़ कहीं खुदा न खास्ता मुल्क की मीशत के साथ तो नहीं होगी? देखिए जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल थी और IMF की डील के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी। अभी जो क्लैरिटी जिस तरह आती जा रही है, आपको देखेंगे इससे कोई बेहतरी भी आएगी। अब मामला ये है कि जिस तरह अपोजिशन की बात अगर करें तो ये 50 साल से कोई पहली मरतबा IMF के पास नहीं जा रहे। जनरल अयूब खान से ये शुरू हुआ मामला, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें हों, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें हों, अभी रिसेंटली जो हुकूमत थी,
अब इमरान खान साहब कहीं कह बैठे, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, वो उनके गले का फंदा बना हुआ है। अब उन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूँगा, हम IMF के पास नहीं आएंगे, जो मर्जी हो जाएगा, नहीं जाएंगे। अब IMF ने जो अभी तक जो सेलियंट फीचर सामने आए हैं, $6 अरब उन्होंने देने की जो मुआहदा हुआ है जी। और पहली दफ़ा ये एक अच्छी बात है जो कि अभी लग रही है शायद कि ये जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है, बेशक वो तो नहीं ला रहे थे, सामने डील नहीं लाए थे, नून लीग ने भी कभी डील ये सामने लाई थी। अब जो वज़ीर रेवेन्यू डिवीज़न है हमाद अजहर साहब, उन्होंने ये कहा है, यकीन दहानी कराई है कि हम ये जो शराइत हैं तमाम वो असम्बली के अंदर रखें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो जब तक पार्लियामेंट में ये नई मामला लाया जाएगा हम इसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा। अब $6 अरब देने के एवज जो पाकिस्तान को नुकसानात उसके क्या होंगे? फौरी तौर पर एक तो ये है कि इससे डॉलर जो है, ये जो क्यास राय की जा रही कि 160 से 165 रुपए चला जाएगा। आज भी जिस तरह स्टॉक मार्केट में मंदी की अगर आप बात करते हैं तो डॉलर भी 141 से लेकर मुख्तलिफ शहरों में 147 और 145-46 तक गया है। इस तरह पाउंड की अगर बात की जाए, पाउंड स्टर्लिंग की, तो वो भी 184-85 और 186 रुपए तक बाइंग और उसकी परचेजिंग और जो खरीदो फरोख्त वो जारी रही है जी। फिर इसके बाद जो एक मैसिव इंक्रीज होगी जो गैस के बिलों के अंदर और बिजली के बिलों के अंदर, वो इजाफा होगा। 700 बिलियन रुपए, जो 700 अरब रुपए जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन की सूरत में मुख्तलिफ जो मदों में दिए जा रहे थे वो वापस ले दिए जाएंगे। फिर इंटरेस्ट जो शरह सूद है वो 12% तक चली जाएगी। अच्छा। फिर इसके बाद जो दीगर बहुत सारी मदों के ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे। और मामला ये है कि ये बजट जो है वो भी 11 जून और उसके इर्द गिर्द पेश किया जाएगा। अब इसके अंदर आज जो एक अहम पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब ने जो एहसास उनको हुआ है शायद, या जो यकीन दहानी कराई है उन्होंने अपने पार्लियामानी लीडर्स को, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हम गैस और बिजली के बिलों के ऊपर जो इजाफा इंक्रीज होगी वो जो आम आदमी है उसके ऊपर 300 यूनिट्स तक। तो अब 300 यूनिट की मद में कौन आते हैं? वही बात है कि अब्दुल रशीद शेख साहब का तो गालिबन कहना है कि 75% लोग जो हैं वो इसी मद में आते हैं। अब ज्यादातर 300 यूनिट से ऊपर नहीं जा रहे। 300 यूनिट से ऊपर यानी वो जो बहुत लोअर मिडिल क्लास के जो हैं, जिनके बहुत 1-2 पंखा हो, 1-2 बल्ब हो, फ्रिज, टीवी या इस टाइप के जो है, मे बी वो 300 यूनिट तक। बाकी नॉर्मली जो लोग हैं कहा जाता है वो कुछ होता है, जिंदगी है उसका 300 यूनिट से ज्यादा। इसका एक और पहलू है, मैं बाबर डॉक्टर साहब 200 अरब उन्होंने कहा कि इसमें मद में सब्सिडी भी दी जाएगी ऐसे लोग जो हैं उनको, ताकि और उसमें भी 120 अरब से 180 अरब रुपया कर दिया। बाबर डॉक्टर साहब एक और इसका रुख है। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि बिजली महंगी करें, सर्कुलर डेट खत्म करें, उसका मतलब है कि आप बिजली महंगी कर दें, जितने की बिजली बन रही है उतनी ट्रांसफर करें। ये तो आपको वैसे भी करना पड़ना था, करना चाहिए था। आपने टैक्स बढ़ाने हैं 700 अरब का, जिस तरह जिक्र करें जी, जो सब्सिडी दे रहे हैं वो आप खत्म करें। तो ऐसा अब क्या हो गया है कि अगर IMF के पास ना जाते, प्रोग्राम से पहले जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि फर्ज कर लेते जी IMF की शराइत बड़ी सख्त है, आप ना मानते, IMF के पास जाते ही ना, तो क्या आपने फिर उसके बावजूद क्या महंगाई रुक जानी थी? महंगाई नहीं होनी थी, बेरोजगारी नहीं होनी थी, डॉलर जो है कंट्रोल रहना था, ये सब कुछ फिर कंट्रोल रहना था अगर IMF के पास ना जाते तो? IMF के पास तो जाना ही पड़ना था, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनका बजट का डेफिसिट था, इसके बाद इन्होंने कर्जे उतारने थे, इनके पास कोई दूसरी कंटीजेंसी प्लान नहीं था। मसला जो इशू जो है वो ये है कि IMF के जाने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद इनका प्लान क्या है, इनका बैकअप प्लान क्या है। अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि इनके पास कोई बैकअप प्लान अभी भी मौजूद नहीं है। अभी आप बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो काउंटर ये मैयस ले रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि जी बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 121 अरब रुपया बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जा रहा है और अब ये उसको बढ़ा के 180 अरब रुपया कर देंगे। उसामा, लास्ट टाइम जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें 121 अरब रुपये का ये बजट दिया गया था। 2010 में लास्ट सर्वे हुआ है, ये पहले दिन से 4600 रुपया पर फैमिली दे रहे हैं 3 महीने में क्वार्टरली। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो चीज़ 2010 में 4600 रुपये में जो चीज़ें आती थी, अब वो 4600 की तो वैल्यू 2300 रुपया रह गई और टोटल 52 लाख फैमिली जो है मुस्तफीद हो रही हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो 80% है वो सिंध में जा रहा है, उसके बाद बलूचिस्तान है और उसके बाद KPK। पंजाब में बड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन जाता है और पंजाब का 95% जो है वो साउथ पंजाब में जा रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इससे वो लोग मुस्तफीद होते हैं। याद रखिए, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, सबसे गरीब, लोअर मिडिल क्लास इसमें नहीं है, ये इंतहाई गरीब फैमिलीज हैं। जो 25-30 हज़ार भी कमा रहा है इससे कम, उसके लिए सर मुझे एक बात बताएं, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, ये जो पूरा सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पे तो 5% लोग भी नहीं है बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के।
तो वो तो वहां पर ये क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है, आपने जी चले बात अगली बात सुन लें, मैंने खुद ये स्टैट्स इकट्ठे किए हैं। चाइना ने जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करके चाइना ने इनको ओपनिंग दी है चाइना में कि जनाब ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट को भेजें, हम उसको सपोर्ट करते हैं जी। अब तेल महंगा, गैस महंगी, जो उसके बाद जो बैंक की लोन की शरह है वो 12% पे चली गई है, उसके बाद लेबर महंगी, डॉलर महंगा, और सरकार आपकी तो जो प्रोडक्ट्स है वो दुनिया में वायबल ही नहीं है सारी दुनिया में। आप देखिएगा अगले 2 साल में आपकी एक्सपोर्ट में इतना बड़ा डिक्लाइन आना है कि आपकी यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो जानी है, और लेबर जो है वो बेचारी वेली फिरती फिरेगी जो इस टाइम हालात जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास इस हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है। बाबर साहब, आप 2 साल की बात करें, मसला तो आज का है। तो क्या जब ये डॉलर को रोका हुआ था इसहाक डार साहब ने, जिसके वो बड़ा शाबाश लेना चाहते हैं, बड़ी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी तब, कहां थी तब एक्सपोर्ट्स? वो तो 30 अरब डॉलर का खसारा उस दौर में होता रहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, उससे तो कम हो गया। अब आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं होंगी, तो उस दौर में कौन सी हो गई थी एक्सपोर्ट जब आपने डॉलर को रोका था? अब बढ़ेंगी, मजीद बढ़ेंगी। आप मुझे एक बात बताएं, 165 रुपए का डॉलर होगा, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, लेबर महंगी होगी, तो जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो मजीद बढ़ जाएगी। तो आप दुनिया में किससे कम्पीट करेंगे? कहां पे कम्पीट करेंगे? करते क्या मेरा असल रोना तो ये क्या है, करते? असल रोना, मैंने बेताशा मिनिस्टर से बात की है, लोन ले लिया है, इनके पास कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि हमने इसका मुकाबला कैसे करना है। नहीं, क्या मसला ये है कि 2 साल के बाद भी इनके पास 2 साल तक अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है, शब्बर साहब आ गए, हम टैक्स बढ़ा लेंगे, लोगों से डायरेक्ट टैक्स लेंगे, गरीब से नहीं अमीर से। एक मिनट, डायरेक्ट टैक्सेशन ये कर रहे हैं कि 18% कर रहे हैं, इनके गरीबों का जूस निकाल रहे हैं वहां से। नहीं डायरेक्ट टैक्स बाबर साहब, डायरेक्ट टैक्स अमीर आदमी से लेना है, इनडायरेक्ट। अब मेरी एक बात, पास डाटा मौजूद है, आईडी कार्ड्स हैं, किसके पास कितनी दौलत है, कौन कितनी खरीदा बेचा, उसको साथ कन्वर्ट करेंगे, पैसे आने लग जाएंगे। कहां से अभी तक कितनों से पैसा निकलवा लिया? तकरीबन 10 महीने तो गुजर गए हैं, अभी तक ये जो टैक्स का डेफिसिट है 400 अरब रुपए का, तो टैक्स का डेफिसिट 9 महीने में, असद खरजा आप बता दें, 9 महीने में कौन सा डिपार्टमेंट आगे हालात ये है कि इन्वेस्टर भाग रहा है। ये जो स्टॉक मार्केट उठ नहीं ना रही सर, आप बाहर से तो किसने क्या इन्वेस्ट करना, आपका लोकल इन्वेस्टर ही भाग रहा है, और जब इन्वेस्टर ही नहीं है, कोई बंदा सामने नहीं आ रहा, तो टैक्स लेना किससे है? असद खरजा साहब IMF के पास ना जाते तो क्या इन्वेस्टर ने यहाँ रहना था? अब वर्ल्ड बैंक से दीगर कम से कम ये तो होगा, इंटरनेशनल लोग ये कहेंगे कि IMF का मतलब ये है आने का कि इस मईशत में, इस मुल्क में इतनी जान है कि ना सिर्फ ये कर्जा वापस कर सकता है बल्कि मुल्क चलेगा, दिवालिया नहीं खुदा न खास्ता होने वाला। IMF के पास एक दफा तो आपको जाना पड़ना था, क्योंकि वो चले गए। अब जो बाबर साहब बात कर रहे हैं, जिस तरह तबाही आने लगी है, इन्वेस्टर्स जा रहा है, महंगाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। अब पॉलिसी के ऊपर आ जाए, एक तो खुसरो बख्तियार साहब ने जो कहा है ना आज वजीर मनसूबाबंदी ने, उन्होंने कहा जी हर साल हमें जरूरियात के मुताबिक 12 अरब डॉलर चाहिए। एक तो वो है, आपने पहले मुख्तलिफ ममालिक से पैसे लिए, तेल आप उधार पे ले रहे हैं, सऊदी अरब से आपको मिले अरबों डॉलर, चाइना से मिले, UAE से मिले, लेकिन वही जो डोगर साहब ने कहा है कि आपका प्लान क्या है, प्लान आप सुन ले। आपका जो अगर आप बात कर रहे हैं GST के ऊपर जो 18% उन्होंने कहा है ना, एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन है, वो GST जो 16% है उसको 18% करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, क्योंकि वो हर एक से लिया जाता है। अब मामला ये है रेवेन्यू की बात जो कर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की जो टारगेट्स की बात है, टारगेट्स का जो है हमेशा ये टैक्स नेट इजाफे की बात करते थे, बड़े बड़े जो टैक्स चोर हैं उनसे रिकवरीज की बात होती थी। आप सिर्फ DHS सिलेक्ट कर ले, सिर्फ आप DHS के घर घर जाके नॉक करें तो आप पैसे उनसे नहीं ले सकते। आप क्या घर पे जाके दस्तक दे नहीं, दस्तक देंगे ऐसे कोई नहीं देगा। आपकी देखें 22 करोड़ आवाम में से 5 लाख लोग आपको एक बात बताता हूं, DHA में हो गया है, करोड़ों रुपए का घर ले रहा है, 5 करोड़ की घर है, प्रॉपर्टी है, और 35 लाख रुपया पेपर पे। लेकिन आप गवर्नमेंट ले सकती है, डबल कीमत दे। अच्छा, डबल कीमत दे और गवर्नमेंट ले लेगी। नॉन फाइलर को फाइलिंग के नेट में किसने लेके आना है? ये इदारों का काम है ना, हम बैठ के यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, आप 9 महीने में तो आप कुछ नहीं कर सके। 1400 अरब रुपया सर्कुलर डेट है, यानी हम बिजली जो जितना घरों तक पहुंचा रहे हैं, एक तो बनती महंगी है और उसके अलावा जाने जाने में इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है, उसमें कमी लानी है। 500-600 अरब रुपया हमारा सालाना जा रहा है उसके लिए, स्टील मिल, PIA दीगर उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो यहां से भी तो पैसे बचाए जाएंगे ना। बिजली के हवाले से आपने बात की, ओवरऑल एवरेज बिजली की जो कीमत पड़ती है ना पर यूनिट, वो 9 रुपए तकरीबन, जो सारी मिला के हाइडल वगैरह फर्नेस। अब गवर्नमेंट ने इसने कहा था कि हम जो फर्नेस ऑयल है ना वो माइनस करेंगे।
अब ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर तो बहुत सारा पैसा आपका, डॉलर का जो रेट बढ़ा है, रुपए की बेकदरी हुई, उस हवाले से इन्फ्लेक्शन जो हुई है। अच्छा भी आपका अगले टॉपिक पे मुझे जाना है, लेकिन बंदी कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो सिर्फ आप हाँ या ना मुझे बता दें, क्या IMF की ऐसी शराइत जो कोई नई आ गई है, जो हमने पहले जब भी IMF के पास गए 20 दफा, तकरीबन 20-22 दफा, तो तब ये शराइत नहीं थी, आज कोई नई आ गई है और तब मुल्क चल गया था, तो अब पता नहीं तबाह हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही चीज है, ये जो हर मिनिस्टर उठता है और जी हम उड़ा के रख देंगे, हम जनाब करप्शन पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे इन्वेस्टर इन्होंने खुद उड़ा दिए हैं। गवर्नेंस इसकी है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है नहीं है, बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे ये चीजें होनी थी। चलें पहले इनके कंट्रोल करवाएगा ना जी, टैक्स भी लाएगा और दीगर काम भी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि ये कहते रहे करप्शन खत्म करेंगे और दावे करते रहे, कुछ ऐसा ही अब सेनेट में जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी बात होती है करप्शन के खात्मे की, तो दीगर जमातें जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। आज सेनेटर फैसल जावेद और मुशाहिदुल्लाह खान दोनों के दरमियान फिर नोकझोंक हुई, हत्ता के अल्फाज भी हज़फ करवाने पड़े। तो पहले देखते हैं कि मुशाहिदुल्लाह साहब ने आज सेनेट में क्या कह दिया कि जिस पे इतनी हंगामा रही हुई। ये सोच समझ के करना चाहिए। ये नए नए बच्चे हैं ना, ये इसी तरह अपनी जलकियां बनाते हैं। जी मुशाहिद साहब। जी अंडा जी मुशाहिद साहब प्लीज। नो क्रॉस टॉक जी। फैसल प्लीज। थोड़ा सा चोंच बाहर निकालो अंडे से, फिर पता लगेगा। तो मैं एक्सपेंज हो गया जी। आप मुझे अगर अब्बा जी कहेंगे तो मैं आपको चूजा जी कहूंगा। आप चूजे हैं। मुशाहिद साहब प्लीज। फैसल बैठ जाएं, बस एक्सपेंज हो गए जी। तो जी मैं तो आपसे एक्सपेंज होता ही नहीं ना मेरे बच्चे। मुशाहिद साहब जी प्लीज। मेरी पोल्ट्री फार्म नहीं, रोज मजाक बनाया हुआ इन्होंने। जो खड़ा होता है ये मेन करते हैं। फैसल साहब तशरीफ रखें जी। आप क्यों इंटरफेयर? इनके 3 मुंह वाला कीड़ा है, वो बैठने नहीं देता है। ये जी एक्सपेंज कर दिया। मुशाहिद साहब प्लीज। दांत मारता है तो फिर खड़े होंगे जी। मुशाहिद साहब कीड़ा 2 मुंह का सो जाए ना, तीसरा फिर भी जाग रहा है। मुशाहिद साहब प्लीज। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। अब ये सारी ऑपोजिशन मुस्कुरा रही है। असद खरल साहब ये 3 मुंह वाला कीड़ा, चूचे, ये सब वो कह रहे थे। बाबा जी आप बोलें, सेनेटर फैसल जावेद कह रहे थे, उस पर ये हुआ। क्या ये हो अब सेनेट में जिसको ऐवान बाला कहते हैं कि जनाब हम पढ़े लिखे लोग, यानी जो नुमाइंदगान सिलेक्ट हुए हैं वो अपने नुमाइंदे आगे से भेजते हैं, ये लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ये जुबान इस्तेमाल हो रही है, जिसको वो निकालना पड़ता है। यहाँ तक कि वो मैं जब देखता हूँ वो भी दुख होता है, खुदकुशी कर लें जनाब, वज़ीर आज़म खुदकुशी कर लें, ये पार्लियामेंट्री से बातें कर रहे हैं। क्या हो गया? पूरी कौम देखिए उसामा देख रही है। और जिस तरह आपने बात की कि ये ईवान बाला है, जो लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदगान है, उनके वोटों से मुंतखब होकर सेनेट में लोग पहुंचते हैं। लेकिन जो वहाँ पे ज़बान है, जो उनके लहजे हैं, जो लबो लहजा है, जो उनका कंडक्ट है, उससे आप मुझे बता दें कि क्या पाकिस्तान के अवाम की वहाँ पे बात हो रही है। जिस तरह जुमले कसे जाते हैं, जिस तरह एक दूसरों को तंज के तीर चलाए जाते हैं, और जो लफाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरा ख्याल आम महफ़िलों में, चौपाल पे बैठ के महफ़िलों में, निजी महफ़िलों में भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जाती। और मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है। कम से कम ये PTV जो दिखा रहा है, पूरी कौम को पता चल रहा है, असल चेहरे सामने आ रहे हैं कि ये कितने लोग मैच्योर हैं, कितना आवाम के अंदर ये दुख दर्द ये लोग वहाँ पे बयान करते हैं। अब एक दिन के इजलास का जो है 5-10 करोड़ में हमें पड़ता है कि इजलास सेनेट का, कौमी असम्बली का और इस तरह सूबाई असम्बलियों का, इनके TADA, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेज, इनका वहाँ पे ठहरना, इनके टिकट्स, इनके जो और फिर जो बीच में कायमा कमेटी की जो कमेटियाँ होती हैं उनका अलग TADA होता है। यानी एक दिन के अंदर 4 मुख्तलिफ मदों में ये पैसे वसूल कर रहे होते हैं। लेकिन उसका आउटकम क्या है? यानी पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए हमें वहाँ पे कोई ऐसा इशू नजर नहीं आता जिससे कि वो आवाम के लिए मुझे तो लगता है को हमदर्दी रात को बैठकर सोचते होंगे कि आज क्या जुगत लगानी है, क्या बात करनी है, आज मैंने क्या जुमला कसना है। अब रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो बड़े संजीदा समझ जाते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे थे, शेरी साहिबा मुस्कुरा रही थी, दीगर लोग सारे अपोजिशन के। फिर कहते हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब फवाद चौधरी को या फयाजुल हसन चौहान को शाबाश देते थे ऐसे जुमलों पर। तो ये अब वो भी आदी हो गए हैं। बाबर डोगर साहब क्या हो गया ये? सर मुझे एक बात बताएं, जब आप बाबा जी करेंगे इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन को, तो फिर आप यही सुनेंगे ना जो उन्होंने सुनाया है। इससे पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी इस तरह की तकारीर करते रहे हैं। मुराद सईद साहब जो हैं वो भी आप देखें नेशनल असम्बली में उनकी स्पीच सुन लें।
और यार जो इनमें से उठता है आते सारी अपोजिशन सारी करप्ट है। और पहले अपना गिरबान तो झांक लो यार। मसला ये कि आपने परफॉर्म किया कुछ नहीं है, पल्ले आपके है कुछ नहीं है, और जब आप उठेंगे आप सबको ही गालियां, सारी कौम ही चोर है, हर बंदे चोर है। का अगर बाबा जी कहना है मुशाहिदुल्लाह का तो उनको हक पहुंचता है कि वो आगे से बिल्कुल। और ये सेनेट में बैठे हुए हैं, ये क्या तरीका कार है कि आप बोल रहे हैं कि जी बाबा जी, क्योंकि ये फिर तो आप सुनेंगे उससे कि वो फिर सुनाएगा और फिर सुनिए जरूर किया होगा, लेकिन जी बाबा जी का तो ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि जहां उन्होंने ठीक है तंजन कह दिया कि जी चलो बुजुर्ग जिसको कह रहे हैं जी बाबा जी, मगर लफ्ज ऐसा कुछ आप ये कोई बुलाने का तरीका नहीं है जी बाबा जी। ये क्या बात है, आप सेनेट में बैठे हुए हैं, आप एक डेकोरम के साथ बात करें, आप एक सीनियर पार्लियामेंट में जी बाबा जी, तो उन्होंने कह दिया मुशाहिदुल्लाह का जवाब आना जरूरी है, वो भी अच्छी बात है कि वो फिर आगे से जवाब मिला। अब इसी में यहाँ पर चौधरी साहब जो है वो भी बैन हो गए थे, आपको याद है, और गवर्नमेंट ने बड़ा इशू बनाया था, तो वो भी इसी वजह से बैन हुए थे। तो सबसे मैं एक बात बता दूं, एक ऐसे ही चलेगा, सेनेट में अगले 2 साल में बड़ी हंगामा रही होनी है और उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है ये सेनेट में ये काम उठने लगा है, कौमी असेंबली में भी एक दूसरे के खिलाफ गालन गलोच, सख्त अल्फाज, और फिर ये तू मैं, पहले तो कहते थे एंकर्स लड़वाते हैं, तो जरूरत ही नहीं, आपस में शुरू हुए। सर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने डेकोरम मेंटेन करना होता है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको कूल रखे। अब गवर्नमेंट खुद ही इस पे अगर जल्दी पे आग फेंकेगी तो और खड़ी होकर रोजाना आके वो एजेंडे की कॉपियां फाड़ रहे हैं, आके जनाब असेंबली स्पीकर असेंबली का घेराव हो रहा है, वो सब भी ठीक है, वो उनको इजाजत है। मेरी एक बात सुने, मिनिस्टर अपने महकमे की बात करें, अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। मिनिस्टर उठ के कहेगा कि ये सारे करप्ट है, बिलावल का बाप करप्ट है, फलाने का बाप करप्ट है, नैब को करने दे उसका। बहुत हो गया, 2-4 दिन के इजलासों की बात कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठ के आए, उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मामला ये है कि वो भी तो कोई अवामी मिसाइल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अपने हल्के लाड़काना की सुन ले, 300 से ज्यादा बच्चे HIV जो एड्स है उसके पॉजिटिव निकल रहे हैं, टेस्ट स्क्रीनिंग जिस तरह हो रही है, हर रोज नए 50-20-30 बच्चे ऐड हो रहे हैं। अब मामला ये है कि सिंध के अंदर जो ये मामलात है, ना तो वो सिंध असेंबली में डिस्कस हो रहे हैं, ना वो कौमी असेंबली में डिस्कस हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आगे दशनाम तराजी करेंगे तो उसका जवाब मुराद सईद भी देंगे। मामला तो यही है कि क्या अपोजिशन जो है, ठीक है हुकूमत का काम कूल डाउन करना ठीक है, लेकिन क्या अपोजिशन सैनिटरी है, वो चाहती है कि अवाम के इश्यूज डिस्कस हो, वो चाहती है कि वो तो अपने मामला लेके आ जाते हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब ने फटा डाला हुआ था प्रोडक्शन आर्डर का, अगर बाबर साहब की मैं बात मान भी लूं कि जी वो आके कहते हैं जी चोर है डाकू, यहां से बात शुरू करते हैं, तो वहां से भी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की बात होती है, वो भी यानी मान ही नहीं रहे कि जनाब ये पार्लियामेंट ने इनको चूज कर लिया है, तो वहीं से सारा मामला। सर पार्लियामेंट का इजलास हो या नेशनल असेंबली का, चलाने की जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, और हुकूमत की वो चुप करके बैठे रहे, उनको नहीं उनको बर्दाश्त करते हैं, बिलावल पे बात करता है, के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात बर्दाश्त करता है, आप कहते हैं तरीके इंसाफ बर्दाश्त। सर मुझे एक बात बताएं, नैब के स्पोक्समैन ये खुद ही बने हुए हैं, नैब का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उसके स्पोक्समैन क्यों बने हुए हैं? ये नैब को इंडिपेंडेंट अदारा काम करने दें, सुप्रीम कोर्ट है ये उसके भी स्पोक्समैन बने हुए हैं, वहां पे खड़े हो गए ये आप ये उसकी नुमाइंदगी शुरू कर देते हैं। और यार अपने अपने डिपार्टमेंट की बात करो, IMF की बात करो, बेल आउट पैकेज की बात करो, गवर्नमेंट पावर्टी की बात करो, उस पे तो कोई मिनिस्टर बात ही नहीं करता। आप समझते हैं यही रास्ता है कि अगर चले अपोजिशन इस तरह के जुमले इस्तेमाल करती है, हंगामा करती है, तो सामा साहब मैंने 20 साल से देखे अपोजिशन तो इसी तरह ही होती है। अच्छा, ये हुकूमत का काम है ईमान को चलाना। खरल साहब आप भी समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक हद तक जो डोगर साहब की बात ठीक है कि हुकूमत को बेलाकर पेशेंस का मुजाहरा तो करना पड़ता है, लेकिन अपोजिशन का जो रवैया है ना वो भी मेरा ख्याल है जिम्मेदाराना नहीं। आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीर की और उसके बाद ये बाकायदा कमेटी बनी थी और कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि एक जानब अपोजिशन की बात होगी, उसके बाद हुकूमती बेंचों को लिया जाएगा, फिर अपोजिशन की बात होगी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाद मुराद सईद साहब को जब माइक दिया गया तो आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ख्वाजा साद रफीक और फिर जो सारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन है वो स्पीकर डाइस का उन्होंने घेराव किया और फिर जिस तरीके से वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया आपस में, और उसके बाद अगले दिन फिर शाह खान अब्बासी साहब ने स्पीकर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया कि उसको तब्दील किया जाए। अच्छा, आप देखें ना स्पीकर अयाज सादिक साहब का कंडक्ट देखें ना ये माजी में कि वो किस तरह होते थे, इमरान खान साहब के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता था, जो PTI के साथ रवैया इख्तियार किया जाता था, मैं कहता हूं असद कैसर साहब का जो पेशेंस है, क्या लगता है हमेशा वो ज्यादा टाइम अपोजिशन को देते हैं फिर भी उनको लान तान होती है। अब इसी तरह से ये चलता देख रहे हैं, सेनेट भी कौमी असेंबली भी देखिए नो जो PTI जो है ना कानून साजी नहीं होगी, आज तो यूनानिमस कानून पास हुआ, उस पर हम आगे बात करेंगे। फाटा के लिए साहब बात पता है क्या है, मामला ये है कि ये ठानी हुई है, ठीक है बेवकूफ़ी हुकूमत की भी है, उनके भी खुद कुछ बमबार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और
PMLN और दीगर जो उनकी इत्तेहादी अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने भी ये ठान लिया है कि हमने कोई भी हुकूमती अमूर, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं होने देनी और उसके हवाले से हमने हल्ला गुल्ला रखना है, इसको नाकाम। बाबर साहब, ये बात तो माने आप, ये सच है कि ऑपोजिशन चाहती नहीं है, ऑपोजिशन चाहती नहीं है कि मामला चलें। वो तो कह रहे हैं कि बस किसी तरह से दोबारा इलेक्शन हो जाए और उसको कराने का बेहतरीन तरीका यह है कि पार्लियामेंट को चलने ही ना दो। सर कौन सी ऐसी अपोजिशन थी, मुझे बता दे। पाकिस्तान की 70-80 साल की जो भी हिस्ट्री, पार्लियामेंट हिस्ट्री, कौन सी अपोजिशन थी? नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए। सर नहीं नहीं, 2008 के बाद आप देख लें, 2013 तक क्या कोई ऐसा हुआ? असेंबली रही है। आप पिछले 2013 से 2018 तक देखें पीटीआई क्या करती रही है, पीटीआई क्या करती रही है। 2008 में तो बायकॉट जब किया, 2008 से 2013 तक तहरीक इंसाफ थी ही नहीं। 2013 से 2018 तक पीटीआई 5 साल क्या करती रही है? वो यही करती रही है कि ये पार्लियामेंट ना चले और गवर्नमेंट टूटे। उन्होंने तो बाय कंटेनर पे आगे जो कुछ किया, चले फिर तो ये करेगी। आपको लगता है पीटीआई अपना बोया जो है वो काट रही है? ठीक है, मेरा सिर्फ इशू ये है। तो फिर पीटीआई को गलत ना कहें, जो अपोजिशन में वो करती रही, अब नून लीग पीपल्स पार्टी वही कर रही है। मेरा इशू हो रहा है, मेरा दिहाई वापस आ गई है कि अब किसी मेरा इशू ये है सर, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। मैं माफी चाहता हूं, ब्रेक के बाद हम एक नए मौजू पर हमने बात करनी है और जिस तरह मैंने फाटा का जिक्र किया कि अब उसका इंतजाम का एक और कदम आगे बढ़ा है और मजीद सीटें मिल गई हैं। अब PTM क्या करेगी? अब भी उनके जो मुतालबात हैं वो रहेंगे, उस वाले से भी हमने बात करनी है और ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहब की पार्लियामेंट में क्या वापसी हो सकती है और बुज़दार साहब क्या खादमे आला बन रहे हैं? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब को आज नैब लाहौर में पेश होना था, लेकिन वो आए ही नहीं, पेश नहीं हुए। जबकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो नून लीग के लोग तो कहते रहे कि वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। जब ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि अब शहबाज शरीफ साहब गए और फवाद चौधरी आज कह रहे थे शायद शहबाज साहब तो नहीं आएंगे लेकिन उनको लाना पड़ेगा, हम लेकर आएंगे, इस तरह के वो इशारे दे रहे थे। और नैब ने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब उनके वकील ने बहरहाल दे दिए हैं। असद खरल साहब, ये जवाब जो आए हैं कितने इत्मीनान बख्श हैं कि कंपनियां किस तरह बनी, पैसे किस तरह आ गए? ये उसामा एक और स्कैंडल है जिसमें आज उनको बुलाया गया था, आज के लिए ज़ाती तौर पर उनको तलब किया था। ये है लाहौर LW जो है कंपनी थी, LWMC, ठीक है। अब इस हवाले से नैब ने उनसे जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि ना तो आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री से ना वजारत कानून से आपने इनपुट लिया, एक ऑलरेडी महकमा जब मौजूद था बादशाह, तो फिर एक कंपनी क्यों ली गई? अब इसके अंदर चंद रोज़ पहले कुछ 3 लोग पकड़े गए, उसके बाद जनरल मैनेजर जो LWMTC जो MC का पकड़ा गया, और बेस मैनेजमेंट कंपनी, हाँ जी, मोहम्मद ताहिर मकबूल साहब। इनके अब तक नैब ने जो गबन के शवाहिद हैं ना, 1 अरब से ज़ायद के शवाहिद मिल चुके हैं माशाल्लाह। जो इन्होंने एवल्यूशन की ठेकेदारों को इलीगल पेमेंट कर रहे थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर जो बिडिंग जारी किया था उसको मैसर्स अल बुराक को, जो टूर कंपनी को। अब इसी केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया गया है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और उनकी अहलिया और उनके जो साहबजादे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके अंदर शाहिद शफीक को पकड़ा, उसके बाद आफ्ताब महमूद को उसकी निशानदेही पे पकड़ा गया। वहाँ पे भी अरबों रुपए के मामलात निकल रहे हैं। और उसके अंदर एक और जो नई चीज़ सामने आई है कि शरीफ फैमिली यानी नवाज शरीफ साहब फैमिली जो है, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बड़ा जो किरदार है, वो चंद दिनों के बाद वो मजीद गिरफ्तारियाँ आएंगी अमल में। जिस तरह ओमनी ग्रुप था, गुजरांवाला से एक पार्टी है जिसने एक फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज है, उसको ख़रीदा जो $1.5 मिलियन का उसकी वर्थ है, लेकिन उसने ख़रीदा उसको तकरीबन $48 मिलियन में और उसके ऊपर टैक्स $16 मिलियन दे के सारा जो उसका जो प्रोफाइल है, तो $150 मिलियन का जो एक वो मामला था उसको $64 मिलियन में ख़रीदा गया। और इस कंपनी जो है, इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जिस तरह हबीब बैंक लिमिटेड ने शरीफ फैमिली यानी नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की फैमिलियों की जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आला कार के तौर पर किरदार अदा किया, इसी तरह
इस फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी जो है ये कब तक आ रहा है? फैमिली आपने तो ब्रेक कर दिया है। अब मामला ये है कि ये चूंकि नैब और एफआईए के ये मामला रिडार में है, अब देखना ये है कि वो कब तक इस पर इस सारे जो नेटवर्क को अनर्थ करते हैं। अच्छा, एक और जो मामला आज बड़ा आया वो अमीर मकाम साहब का आ गया, बिल्कुल, उनके बेटा और 4 और गलत नहीं 80 करोड़ की वो सड़क बननी थी और वो 280 करोड़ पे चली गई। हाँ जी, ऐसे ही ना 2800 मिलियन 280 करोड़ और 10 साल की एंटी करप्शन में आ गया है। अमीर मकाम साहब पता लग रहा है क्यों इतना एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया, 4 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो रही है और 10 साल से ये सड़क नहीं बनी थी और एनएचए का ये प्रोजेक्ट था। और तो फिर बाबर साहब अब फिर जब करप्शन की बात करती है तो फिर ठीक ही करती है ना। पीटीआई जब कहती है करप्शन, देखे ना ये अमीर मकाम साहब का भी आ गया, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। तो लेकिन आपको मेरा ख्याल है शिकवा है कि बुज़दार साहब क्या करते फिर आज शहबाज साहब को किस केस में बुलाया गया था? किस केस में बुलाया गया था? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसी केस में बुलाया गया था। बुज़दार साहब ने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट के लास्ट आखिरी टाइम पे जो एजेंडा आइटम डाला था वो था डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और उसे अप्रूव करवा ली। इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट की उस पर ऑब्जर्वेशन हैं, उसके बावजूद के 56 कंपनीज के खिलाफ सारे केसेस चल रहे हैं, उसके बावजूद के इमरान खान साहब ने 56 कंपनीज की करप्शन पे रोला डाला। कानून है सर आगे सुन ले सर, आगे कोई फैसला यही हम कह रहे हैं, नैब ने इसलिए शहबाज को बुलाया कि आपने पूछा कि आपने किस तरह बनाई। सर सुन ले सर, स्टोरी तो सुन ले कंपनियों में से किस कंपनी सर, स्टोरी खत्म नहीं हुई, स्टोरी खत्म नहीं हुई सर, मेरी जान मेरी बात तो सुन। हाँ जी प्लीज प्लीज सर, मैंने आज वो फाइल पढ़ी है, सारी फाइल पढ़ी है डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट ने फाइल के अंदर उस पे ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है कि आप ये कंपनियां नहीं बना सकते। और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अब जो मैंने सवालात देखे हैं, वही सवालात डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पे उठाए गए हैं। डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हामिद याकूब शेख, जिनको इन्होंने अभी पीछे चेंज किया है, उन्होंने पहला सवाल ये उठाया कि जनाब कि आप एक अलहदा कंपनी क्यों बना रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? वहां पे वासा का डिपार्टमेंट है, 23 करोड़ रुपया एडिशनल खर्चा पड़ेगा सरकारी खजाने पे डीजी खान वेस्ट कंपनी बनाने से। सफाई के लिए एक नया महकमा या एक नई कंपनी बना रहे हैं जो शहबाज ये 56 के बाद 57th कंपनी है, उसको आप क्या 57वीं कंपनी है जो कि ये बनाई जा रही। 23 करोड़ रुपया खजाने पे बोझ पड़ेगा इन हालात में। और उसके बाद उन्होंने कहा जी वासा का वहां पे स्टाफ है, अमला है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो आप आगे कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और कंपनी को लीज पे दे दें। ये इतना बड़ा खर्चा आप क्यों डाल रहे हैं? तो ये एक मसला है ना, एफबीआर है तो वो सही काम नहीं करता, दीगर इदारे सरकारी असद खलील साहब जब सही काम नहीं करते तो फिर ये कंपनियां बनानी पड़ती हैं। कहीं वो सफाई करके दिखा दें किसी शहर में ताकि लोग कहें कि वज़ीर आला है, वो एक जीती जागती चीज है, कुछ काम करता है। जो बैनर लगे हुए हैं आप देख लें, उस पर भी इमरान खान साहब की तस्वीरें लगा दी, अपनी उन्होंने तस्वीरें लगा दी। ये किसने साजिश की? इस चीज पे इमरान खान साहब ने 5 साल के खिलाफ उन्होंने कैंपेन अब ये जो बैनर्स के ऊपर तस्वीरें लगवाई हैं, ये किसने साजिश कर दी है? वो क्या नून लीग ने साजिश की है? वो पता ही नहीं होगा। देखिए इमरान खान साहब इस चीज को मना करते थे और हम भी इसके खिलाफ हैं कि सरकारी फंड से आप इमरान खान साहब की या बुज़दार साहब की तस्वीरें नहीं लगा सकते। शहबाज गिल साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कुछ करें और बताएं बुज़दार साहब को कि ये मामला हो रहा है, ये किसने लगाए हैं जनाब बैनर, इसको भी देखें। और ये डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मामला है, इसको भी देखें। बुज़दार साहब को पता ही नहीं होगा, उनको किसी ने कहा होगा साइन कर दें, उन्होंने कर दिया। सर इतने साइन नहीं है। मुझे एक बात बता दें कि क्या वो डीजी खान के चीफ मिनिस्टर हैं या पंजाब के? अभी पीछे उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट ने उनकी एक और समरी पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा जी डीजी खान में जितने डॉक्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पे उन सबको रेगुलर कर दिया जाए। अच्छा। जिसपे लॉ डिपार्टमेंट ने कहा सर ये इस तरह नहीं होता, या तो आप एक जिले के लोग रेगुलर नहीं होते या तो पूरे पंजाब के होंगे। बुज़दार सब कुछ करते नहीं, आप कहते कुछ करते नहीं। फिर आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ है। ब्यूरोक्रेसी उनको काम नहीं करने देती, वो काम करते ही ऐसे हैं जो वो होने वाले नहीं होते। खिलाफ की बात आ गई। बुज़दार साहब के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी चलें सर, अब एक अच्छी खबर भी है। अब इमरान खान साहब जो हफ्ते को आया ना गवर्नर हाउस में, तो वहां पे चौधरी सरवर की, इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की और उसमें जैन कुरैशी भी मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा है, जिनके बारे में ये रूमर्स हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बुज़दार साहब को चलने दिया जाए, क्योंकि किसी और को आप लाएंगे तो ज्यादा इसके ऊपर तो चलें, कम से कम सबका कंसेंसस है और बेहतर यही है कि आप इनको कंटिन्यू करना दिया जाए। तो हालांकि जिस कैंप से खबरें आ रही थी कि चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी
ये एंटी ग्रुप है, यानी जहांगीर तरीन और बुज़दार ऐसा तो नहीं है कि अब और एक और को पता चल गया कि अंगूर खट्टे हैं, एक और चीज ये है कि बुज़दार साहब में भी इतनी हिम्मत आ गई है कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की शिकायत कर डाली है। भी हो सकता है उनको पता लग गया होगा जी का जाना ठहर गया है, तो हम अब क्यों ऐसे ही कहेंगे। अच्छा सर, 3 मिनट रह गए हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी ट्विटर पे वापसी हो चुकी है। अब वो पार्लियामेंट में आने के लिए बेताब है। परवेज रशीद साहब ने भी इस पे दिया, और आपको पता है परवेज रशीद साहब वो शख्स हैं, चौथे शख्स जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जो 3 लोग छोड़कर आए हैं मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में, उनमें तीसरे वो थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब इस पर फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है वो हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा है फवाद चौधरी साहब ने, पहले वो देख लेते हैं। मिलते तल्लों पे गए हैं बाहर, और जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे घूम फिर रहे हैं, उससे लगता तो नहीं कि उनकी वापसी का कोई दिल तो उनका नहीं कर रहा। कोई खींच के ले आए उन्हें तो ले आए, दिल उनका कोई नहीं। अब शायद चूंकि शहबाज शरीफ साहब आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं, तो क्या मरियम वो जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, आगे आ रही हैं। इस पर शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में, वो भी देखिए। उनका एक ही इशू है, हमें बाहर जाने दो, और जो आगे गए हैं वो वापस नहीं आए। जब मैंने कहा था कि सलमान नहीं आएगा तो ये मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, आज हंस रहे। मैं कहा नहीं आएगा, बच्चा है, भाग गया है। और शहबाज का मैंने कौम को बताया था, फंसा दिया नवाज को उसने। मैंने कहा था कि ये जनाब अली डील या ढील इसकी हो रही है, और किसी को मैंने देखा नहीं सुना। चलें, अब शेख रशीद साहब तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मरियम साथ खड़ी हैं अपने वालिद के। शहबाज शरीफ साहब चाहे भाई के साथ उस तरह आपको नजर ना आए, लेकिन मरियम यहाँ मौजूद हैं और वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में शायद आना चाहती हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो खतरे की घंटी है तहरीक इंसाफ की, बड़ी मकबूल। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्लियामेंट में आ सकती हैं। वो 5 साल के लिए नाअहल हैं, 5 साल वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। अगली असम्बली में आ जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस असम्बली का वो हिस्सा नहीं बन सकते। और परवेज रशीद साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है ना कि वो कानूनी जो चीज़ें हैं उसको हल करने के बाद वो आएंगी, ये सिर्फ उसका तोड़ है कि जो पीटीआई ने कहा कि जनाब इनको जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो परवेज रशीद साहब एक स्टेप आगे जाके कह रहे हैं कि जी हम तो उनको असम्बली में लाने का सोच रहे हैं, अगर वो इससे आगे ये कुछ नहीं। असद खरल साहब, लास्ट मिनट है, तो मरियम वैसे ही असम्बली में ना भी जाए तो बाहर भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी तो ट्विटर पे ही छा गई। बिल्कुल जाहिर बात है, वो एक चूँकि एक्टिविटी तो उनकी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह पार्टी के अंदर को लीड करने वाला तो अब नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पे हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से देखा जाए तो मरियम साहब ये एक्टिव है, शहबाज शरीफ पूरी फैमिली बाहर बैठ गई है, और हमजा जो है बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। तो अभी जो अगर कोई बात कर रही हैं शरीफ है हाउस ऑफ शरीफ से, तो वो तो मरियम साहब ही लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। पार्लियामेंट में जारी बात है, अभी पेचीदगी है इस तरह की कानूनी है कि वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सकते। और ये ट्विटर से कोई वो मूवमेंट क्रिएट कर सकती हैं, वो तो आपने देख लिया। अभी 2-4 दिन पहले आपने लाखों करोड़ों का मजमा देख लिया, जब मैं गफीर अवाम का समुद्र ठाटे मारता हूँ। माइक तक वो नहीं पहुंच रही थी, जो साथ ही 2 इंच करीब था उनके, आप देख ही रहे थे। परवेज रशीद साहब पकड़ के बैठे हुए थे, और वो उन्होंने नहीं वो लोग जितने आ गए सो आ गए। अब तो क्या कह सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंतजाम की बात अगर करें तो सब ने यूनानिमसली मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर कर ली है। बहुत बड़ी बात है, सब लोग आखिरकार इकट्ठे नज़र आए। सीट्स भी बढ़ा दी गई हैं फाटा की, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ना सिर्फ सीट्स ज़्यादा हो गई हैं बल्कि कौमी असम्बली में भी अब सीट्स ज़्यादा हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान साहब ने भी आज ये कहा कि एहसास महरूमी नहीं होना चाहिए, और उसके भी लगता है कि खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर भी आता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सबसे बड़ा मुतालबा था वो यही था कि बाकी तमाम मुल्क की तरह फाटा को भी साथ शामिल किया जाए, वही एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर भी हो। अब वो हो रहा है, और उनके कहने पर भी हो रहा है। मोहसिन दावड़ साहब ने ये करारदाद पेश की थी, जिसको सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तो क्या अब भी वो उसी तरह की बातें और महरूमियों को कैश करवाने की कोशिश की जाएगी? जहाँ जंग रही हो उस इलाक़े में यकीनन मसाइल होते हैं, लेकिन अब बेहतरी की जानिब कदम है। और उम्मीद करते हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में NFC से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा फाटा के इलाकों को, तो वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी और तरक्की होगी, और उसमें साथ दिया जाएगा, ना कि लोगों को बहकाने की। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।